हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों का तैयारी बेहतर तरीक़ा से चल रहा होगा। देखिए, ग्रुप डी का जो है नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो आप लोग देख लिए ही होंगे नोटिफिकेशन को, क्या क्या उसमें एलिजिबिलिटी है। ऐसे तो हम उससे संबंधित वीडियो भी बना दिए हैं, आप वीडियो को भी देख सकते हैं। और ये जो है ग्रुप डी के लिए हम लोग साइंस करते हैं, उसी के क्रम में आज जो है साइंस का सेट नंबर 16 है। आप जो है डेली क्लास में जुड़े, ठीक ना? आप क्लास से जुड़ना ना भूलें और वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पर सारा वीडियो को सीरियल वाइज अरेंज कर दिया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि पहला प्रश्न कह रहा है परावैंगिक किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से क्या हो सकता है। देखिए, परावैंगिक किरण जो होता है, सूर्य से आने वाली परावैंगिक किरण जो होता है, ये सन है और इससे क्या होता है, परावैंगिक किरण आता है। तो ये जो है अगर पृथ्वी पर चला आता है तो इसके संपर्क में अगर हम आते हैं तो कौन सा बीमारी हमें होता है, तो हमें जो है आपको त्वचा का कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? त्वचा कैंसर हो जाता है, ठीक। और त्वचा कैंसर हो जाता है, इसी क्या हो सकता है, संपर्क में आने से क्या हो सकता है, त्वचा कैंसर हो सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, मनुष्य के शरीर के लिए जो है सब सर्वाधिक, देखिए सबसे पहले देखिए यूवी रेज जो होता है यानी परावैंगिक किरणें, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है आपको यूवी बी और एक यूवी सी होता है, यानी तीन प्रकार का होता है यूवी। पहला होता है आपको यूवी ए, और दूसरा है आपको यूवी बी, और एक है आपको तीसरा यूवी सी है, यूवी किरण सी होता है, ठीक। अब देखिए, तीनों में जो है सर्वाधिक हानिकारक जो होता है मानव के लिए, ये सी वाला होता है, यानी यूवी सी सर्वाधिक हानिकारक होता है, ठीक। और यूवी ए जो है, ये जो है आपको ओजोन परत के द्वारा ये अवशोषित नहीं होता है, यानी कि ओजोन परत इसको जो है ना आपको अवशोषित नहीं करता है यूवी ए को, ठीक। और परावैंगिक किरणों का खोज पूछेगा किसने किया था, तो ये किए थे आपको रीटर नामक वैज्ञानिक ने किए थे परावैंगिक किरणों का खोज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, नीचे कथन क्या दिया हुआ है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, पहला कथन क्या कहा है। देखिए, पहला कथन है कि पीएच में पी जो है ये जर्मन भाषा के पोटेंस को निरूपित करता है, जिसका अर्थ शक्ति होता है। सही बात है, पी जो होता है ये क्या करता है, आपको पोटेंस का ही निरूपित करता है, और ये जर्मनी भाषा का ही है शब्द है, तो ये सही है। 2 नंबर में कहा है कि पीएच पैमाने यानी स्केल पर सामान्यतः 0 से 16 तक का पीएच माप सकते हैं। नहीं, गलत दिया हुआ है, क्योंकि देखिए पीएच स्केल जो होता है इस पर परास होता है ये आपको 0 से 14 तक ही होता है, और बीच वाला जो परास है सबसे बीच में वो 7 होता है। जब देखिए हम 7 से 0 की ओर जाएंगे तो ये जितना भी आएगा तो ये सब अम्लीय हो जाएगा, यानी कि अम्ल का पीएच मान जो है ना 7 से नीचे होता है, और 7 से जब ऊपर जाएंगे हम 14 की ओर तो इस साइड जो है क्षारीय होगा, ठीक। यानी कि क्षार का पीएच क्या होता है, 7 से 14 के बीच होता है, ठीक। तो यहाँ हमसे बोला है कि हम सामान्यतः 0 से 16 तक का पीएच मापते हैं, नहीं 0 से 14 तक मापते हैं, तो ये कथन गलत दिया हुआ है। हमसे पूछा है कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, कथन 1 जो है आपको सत्य है, कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, पीएच स्केल जो है, पीएच स्केल, इसके बारे में जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया था, तो ये दिए थे आपको सोरेनसन ने। किसने दिया था? सोरेनसन ने इसके बारे में जानकारी दिया था, पीएच स्केल के बारे में, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत जनरेटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीचे आपको कथन दिया गया है तो उससे हमको विद्युत जनरेटर के बारे में बताना है। पहला कथन कहा है ए नंबर में कि प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद कुंडली की संगत भुजाओं में धारा की दिशा उलट जाती है। क्या कहा है कि प्रत्येक आधे घूर्णन, जब आधा घूर्णन होता है तो कुंडली के संगत भुजाओं में धारा की दिशा उलट जाती है। सही बात कहा है, ये उलट ही जाती है। बी नंबर में कहा है कि कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करके ज्ञात किया जाता है। कौन सा है? तो जनरेटर है, ठीक है। जनरेटर जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ही ज्ञात किया जाता है। किसका? कुंडली के प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ से। ये भी सही दिया हुआ है, यानी कि ए और बी दोनों सही है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है
कि 30 वाट का एक उपकरण है जो कि 12 वोल्ट के बैटरी के साथ संयोजित है, तो उपकरण में प्रवाहित होने वाला धारा क्या है। देखिए हमको दिया क्या हुआ है, देखिए 30 वाट डब्लू लगा हुआ है, यानी कि P यानी शक्ति का मान दिया हुआ है। P बराबर क्या है, कोई भी उपकरण है जिसका शक्ति क्या है, तो ये 30 वाट है जिसे हम P से डिनोट करते हैं। और ये जो है कितना बैटरी से, विभवांतर जो बैटरी है भी माने हमको दे दिया है 12 वोल्ट, यानी 12 वोल्ट के विभवांतर के बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसकी धारा क्या होगा। देखिए फार्मूला होता है आपको P यानी कि शक्ति बराबर VI विभवांतर इंटू ये क्या हो गया, I धारा हो गया, ठीक, विभवांतर इंटू धारा हो गया। तो यहाँ से हमको धारा पूछा है, यानी कि I का वैल्यू तो I बराबर हो जाएगा P बटा V, यही हमको निकालना है। P देखिए हमको 30 वाट दे ही दिया हुआ है। अब देखिए आपको V भी आपको 12 वोल्ट दे दिया है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 6 से काटिए, 6 पचे 30, 6 दूनी 12, यानी कितना आया 5/2 आ गया, जिसको हम लिख सकते हैं 0.5 एम्पियर। 0.5 कैसे, आधा एम्पियर ने 2.5 एम्पियर इसको लिखेंगे पॉइंट में, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑक्सीशोषण के लिए डैश की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। जब देखिए ऑक्सीशोषण नाम से ही लग रहा है ऑक्सीशोषण, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होना आवश्यक है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो शोषण होता है उसे हम ऑक्सीशोषण कहते हैं, और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो शोषण होता है उसे अनऑक्सीशोषण कहते हैं। यहाँ बोला है आपको ऑक्सीशोषण के लिए, तो हमको मुख्य रूप से ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए कथन में पहला कथन कहा है कि सभी तत्वों के समस्थानिक ने मेंडलीफ के आवर्त नियम को चुनौती उत्पन्न की थी। सही बात है, जो कि जितना भी तत्व था तो उसका समस्थानिक जो है मेंडलीफ के आवर्त सारणी के लिए ये चुनौती उत्पन्न किया था, ये बात सही कहा है, यानी कि ये आपको सही दिया हुआ है। अब 2 नंबर में कहा है कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया जा सकता है, यानी कि हाइड्रोजन को जो है निश्चित स्थान नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि देखिए इसका 3 को समस्थानिक होता है और तीनों का गुण अलग अलग होता है, तो इसी कारण इसको नहीं दिया सकता है। तो ये भी सही दिया हुआ है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि दोनों कथन सही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूलैंड ने अपने अष्टक की तुलना डैश से की थी। देखिए न्यूलैंड साहब ने अष्टक नियम दिए थे, जो कि संगीत के सुर जो था सारे गामा पर आधारित था। किस पर था, तो सारे गामा जो कि संगीत का सुर है उस पर आधारित था न्यूलैंड का अष्टक नियम। और ये किसके संगीत के सुर क्या था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। देखिए न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था ये आपको कैल्शियम तक ही लागू होता था, कैल्शियम 20 होता है, और इसका अंतिम तत्व क्या था, तो थोरियम था। थोरियम क्या था, तो जो कि 56वां तत्व था, इसका परमाणु क्रमांक 56 था, तो यानी कि टोटल जो उस टाइम 56 तत्व ज्ञात था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लीकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितना ऊर्जा मुक्त होती है। क्या कह रहा है, जब एटीपी के टर्मिनल फॉस्फेट को, एटीपी का टर्मिनल फॉस्फेट लीकेज है, इसको जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितना ऊर्जा मुक्त होगा। तो इसमें जो होता है आपको ऊर्जा 30.5 किलो जूल पर मोल उत्पन्न होता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मूत्र में पानी की मात्रा, देखते होंगे मूत्र में क्या होता है, अधिकतर पानी का ही मात्रा होता है, तो कितना होता है मूत्र में पानी की मात्रा, ये लगभग 95% क्या होता है मूत्र में आपको पानी ही होता है। ठीक, अब देखिए अन्य घटक तक बचा 5%, देखिए 5% में जो है 2% क्या होता है, तो यूरिया होता है, यूरिया का परसेंटेज है 2%। और उसके बाद देखिए प्रोटीन हो गया, वसा, शर्करा, ये सब मिला करके क्या हो गया, प्रोटीन, वसा, शर्करा, प्रोटीन, वसा, शर्करा और कोलॉइड्स, ये सब मिला करके जो है 1.3% होता है। और यूरिक अम्ल जो होता है, यूरिक एसिड, ये होता है 0.5% होता है। ठीक, अब देखिए कोई भी सामान्य मानव जो होता है वो 24 घंटा में कितना मूत्र बनाता है, तो ये लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनाता है, यानी 1.5 लीटर
मूत्र बनाता है। कोई भी वयस्क मानव, जो स्वस्थ मानव है, स्वस्थ व्यक्ति है, वो 24 घंटे में 1.5 लीटर मूत्र बनाता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या पूछे हमसे? मूत्र में पानी की मात्रा तो 95% होगा, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? कोई एक उत्तल लेंस है, इसकी हमको क्षमता पूछा है। तो देखिए कोई भी लेंस है, उसका क्षमता होता है P बराबर, ये होता है आपको 1/f होता है। ठीक है, P बराबर क्या होता है? तो 1/f होता है। और यहाँ देखिए हमको फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर दे ही दिया है, तो हमको P बराबर क्या हो जाएगा? तो 1/40 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन ये सेंटीमीटर दिया हुआ है, मीटर में इसको हमको लिखना है डायरेक्टर बदलने के लिए, तो इसको हम 100 से गुना कर देंगे। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, बचा 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, यानी 5/2 आ जाएगा इसका क्षमता। 5/2 यानी कि 2.5 डायोप्टर, और ये प्लस में होगा क्योंकि देखिए कौन सा लेंस है? तो उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी ही पॉजिटिव होता है। क्या होता है इसका? फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। जब फोकस दूरी पॉजिटिव होगा तो क्षमता भी पॉजिटिव होगा, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2.5 डायोप्टर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बन परमाणुओं के कोर कोषों में इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि कार्बन के जो होता है कोर इलेक्ट्रॉन, वो कितना होता है? देखिए कार्बन जो होता है, इसका सबसे पहले परमाणु क्रमांक जानते हैं क्या होता है। देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 6 होता है, यानी कि कार्बन 6 होता है। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? तो देखिए 2, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बाद 4 होगा। ठीक, अब देखिए हमसे क्या पूछा है कि कोर में कोर इलेक्ट्रॉन, यानी परमाणु के कोर कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, यानी कोर इलेक्ट्रॉन। देखिए बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन जो होता है, इसको कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, और बाह्यतम कोष के बाद जितना बच जाता है, इसको कहा जाता है कोर इलेक्ट्रॉन, कोर कोष। ठीक ना, यानी कि कोर कोष का ये इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये हमसे पूछा है परमाणु के कोर कोष में इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 2 है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2। ठीक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर पूछता संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, तब 4 होता है इसका उत्तर, और संयोजकता इसका 4 होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक विज्ञान की पुस्तक है, ठीक है, पुस्तक है, उसमें समान औसत त्रिज्या और समान लंबाई की 2 परिनालिकाएं P और Q को दर्शाया गया है। ठीक है, एक विज्ञान की पुस्तक है, उसमें एक समान लंबाई, औसत त्रिज्या, समान औसत त्रिज्या और समान लंबाई परिनालिका है, एक P है, एक PQ है, इसको दर्शाया गया। देखिए पहला परिनालिका क्या है, तो P है। देखिए कोई एक रहता है लोहा, इस पर जो है आपको लपेट दिया जाता है तार, और इसको किसी बैटरी से जोड़ दिया जाता है, ये परिनालिका होता है। तो ये पहला परिनालिका है, जिसका नाम है P, और दूसरा परिनालिका है, यह है Q नाम का परिनालिका। ठीक है, और Q के अंदर खींची गई क्षेत्र रेखाओं की संख्या P के अंदर खींची गई क्षेत्र रेखाओं की संख्या का दुगुना है। ठीक ना, यानी Q के अंदर जो क्षेत्र रेखा खींचा गया है, वो P के, यानी Q के अंदर खींची गई क्षेत्र रेखाओं की संख्या P के अंदर खींची गई क्षेत्र रेखाओं की संख्या की दुगुनी है। यानी P के अंदर अगर आपको X खींचा गया है रेखा, तो इसके अंदर 2X रेखा खींचा गया। देखिए कहा है कि Q के अंदर खींची गई क्षेत्र रेखाओं की संख्या P के अंदर खींची गई क्षेत्र रेखाओं की संख्या की दुगुनी है। ठीक है, क्षेत्र दुगुनी है, तो ठीक है, हो गया। P के अंदर जो खींचा गया है क्षेत्र रेखा, माना कि X मान लेते हैं, और इसमें कितना, तो 2X Q में आपको छेक गया है रेखा। ठीक, तो यदि दोनों परिनालिकाओं को फेरों की संख्या समान हो, तो परिनालिका P में धारा परिनालिका Q के धारा के कितना गुनी होगा। ठीक, देखिए क्या होता है, देखिए इसमें जो होता है परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, यानी कि देखिए P में चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, जैसे हम B से डिनोट करते हैं, तो B ऑफ P क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको म्यू ऑफ N इंटू I1 हो जाएगा। ठीक, यानी कि I ऑफ P लिख देते हैं। ठीक, इसमें देखिए B ऑफ Q, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जो होगी, ये आपको म्यू N IQ हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए I क्या है, तो धारा है, और N है जो है आपको फेरा की संख्या है। ठीक, देखिए BP, इसमें देखिए फेरा की संख्या कितना है, तो X है, और इसमें कितना है, तो 2X है। ठीक, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, यानी कि दोनों का क्या कहा है, देखिए विज्ञान पुस्तक समान औसत त्रिज्या और समान लंबाई की 2 परिनालिका है, और P और Q की त्रिज्या खींची गई है। यदि परिनालिका P और धारा पर Q में धारा कितना गुनी, उसके बारे में कहा है कि धारा उसका कितना गुनी होगी। ठीक है, यानी कि जो इसका होगा आपको BP, यानी BP टोटल निकालेंगे तो म्यू N की जगह की लिखेंगे, तो X लिखेंगे, और IP हो जाएगा, और देखिए ये बराबर हो जाएगा आपको, यानी B और B2 है, इसका देखिए ये दुगुना के बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये दुगुना होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो म्यू
नोट। उसके बाद देखिए आपको ये 2x हो जाएगा n के जगह और यहाँ हो जाएगा IQ। अब देखिए ये म्यू नोट कट जाएगा। उसके बाद देखिए x कट जाएगा, यानी कि IP बटा IQ बराबर क्या हो जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या कहें, तो परिनालिका P में धारा परिनालिका Q की धारा की कितना गुनी है। परिनालिका P में जो है धारा, ये परिनालिका Q का कितना गुना है, तो ये 2 गुना है। ठीक, कितना है, परिनालिका Q में अगर 1 है तो इसमें कितना 2 से गुना करेंगे तो ये 2 गुना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद का पहचान कीजिए। पहला देखिए अभिक्रिया क्या दिया है, चूना पत्थर को जब हम करते हैं तो ये P और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो ये P क्या है। देखिए चूना पत्थर क्या होता है, देखिए ये होता है आपको CaOCO3 होता है। क्या होता है, चूना पत्थर क्या हो गया, CaCO3 हो गया। ठीक, देखिए इसका देखिए उत्पाद क्या होता है, तो ये देखिए आपको होता है CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो यहाँ देखिए P की जगह पर क्या हो गया, तो CaO हो गया, जो कि इसको कहते हैं आपको बिना बुझा हुआ चूना। इसको क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और इसको जो है क्विक लाइम भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करेगा तो ये कौन सा खनिज की आवश्यकता होगी, तो ये होगा आपको आयोडीन की आवश्यकता। ठीक नहीं, थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वस्तु को 1-10 डायोप्टर वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए यहाँ क्या कहा है कि -10 सेंटीमीटर क्षमता वाले एक लेंस है, तो लेंस माइनस में दिया हुआ है, तो यानी कि माइनस में क्षमता किसका होता है, तो ये होता है आपको अवतल लेंस का। देखिए अवतल लेंस जो है इसका क्षमता होता है आपको माइनस में। ये कौन सा लेंस है, तो ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस है, इसकी क्षमता माइनस में हो जाएगी। ठीक, तो इसका फोकस दूरी भी माइनस में हो जाएगा। देखिए क्या करें, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर हम वस्तु रखते हैं, तो यानी क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट और इसके बीच में कहीं पर भी हम अनंत के बीच में कहीं पर भी वस्तु को रखते हैं, तो ये कौन सा दर्पण है, तो ये अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब क्या होता है कि आपको कहीं भी रखिएगा ऑब्जेक्ट, ये ऑप्टिकल पॉइंट और अनंत के बीच में कहीं पर भी रखिएगा, तो वस्तु जो है आपको ये आपको प्रतिबिंब इसका कैसा बनेगा, तो ये सीधा बनेगा, सीधा आभासी छोटा बनेगा। ठीक, सीधा आभासी और ये छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, देखिए यानी कि आभासी और सीधा बनेगा और ये छोटा बनेगा। देखिए किस ऑप्शन दिया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है आभासी और सीधा, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले हम समझते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज क्या क्या है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूरा यूज, देखिए पहला यूज हम देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, ये आपको खिलौना बनाने में, कोई भी खिलौना है इसको बनाने में जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। दूसरा है आपको टूटी हुई हड्डी को सहारा देने के लिए। देखिए जब हड्डी टूट जाता है तो इसमें क्या किया जाता है, तो प्लास्टर कर दिया जाता है, तो उसी को टूटी हुई हड्डी को सहारा दिया, यानी कि टूटी हुई हड्डी को सहारा देने में भी जो है ना ये पीओपी का यूज होता है। ठीक, सहारा देने में। देखिए तीसरा यूज है इसका कि भवन निर्माण के सामग्री के रूप में, यानी कि भवन निर्माण, यानी कि दीवार पर पेंटिंग उंटिंग किया जाता है दीवार पर, और बहुत सा भवन का इसका निर्माण किया जाता है, भवन निर्माण के सामग्री के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब देखिए किस ऑप्शन में क्या हमसे पूछा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कौन नहीं है। देखिए खिलौना बनाने ए नंबर में दिया, तो खिलौना बनाने तो ये है, तो ये सही है। खाना पकाने के लिए नहीं होगा, टूटी हुई हड्डी को सहारा देने के लिए ये है, और डी भवन निर्माण सामग्री में भी ये है, लेकिन ये खाना बनाने के लिए इसमें पीओपी का यूज नहीं किया जाता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खाना बनाने में इसका यूज नहीं होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। अच्छा देख लेते हैं पीओपी का फार्मूला भी। देखिए पीओपी जो होता है, पीओपी, इसको जिप्सम पर जब जो है जिप्सम को जब हम 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हमको पीओपी प्राप्त होता है। तो ये देखिए इसका फार्मूला होता है आपको CaSO4 × ½ H2O होता है।
ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि समान मोटाई एवं क्रमशः एल लंबाई और 4 एल लंबाई के 2 तार ए और बी है। एक तार है ए, एक तार है बी। ये दोनों का क्या है तो समान मोटाई है, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान है। ठीक है, ये देखिए समान मोटाई का तार है। ये पहला तार है ए जिसका मोटाई आपको ए दिया हुआ, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसका भी ए है। और दूसरा तार है बी जिसका जो है आपको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी ये मोटाई इसका भी ए ही दिया, यानी कि समान मोटाई का है। ठीक है, और कौन सा एल लंबाई, ये कितना लंबाई का है तो ये एल लंबाई का है और ये 4 एल लंबाई का है। ठीक है, तो तार है और ए और बी प्रतिरोध क्रमशः देखिए ए का प्रतिरोध है आपको, इसका देखिए आर का वैल्यू कितना दे दिया है तो 0.5 ओम दे दिया हुआ है और इसका आर का प्रतिरोध आपको आर दे दिया है आपको 2.0 यानी कि 2 ओम दे दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ए की प्रतिरोधकता और बी की प्रतिरोधकता का अनुपात क्या होगा, यानी कि दोनों जो है ना अलग अलग पदार्थ है। ठीक है ना, यानी अलग अलग पदार्थ का बना हुआ है। ठीक, तो ए का प्रतिरोधकता यानी इसका रो यानी रो ऑफ ए और रो ऑफ बी के बीच हमको अनुपात पूछा है। ठीक, तो क्या अनुपात होगा तो किसको हम निकालते हैं। सबसे पहले देखिए रो ऑफ ए हम निकाल लेंगे और रो ऑफ बी को अलग अलग निकालेंगे तो अनुपात अपने आप निकल जाएगा। यहाँ देखिए आर हमको दिया हुआ है इतना और ए भी ये दिया हुआ है, उसका देखिए लंबाई भी हमको मालूम है। तो यहाँ देखिए हम देखिए आर बराबर फार्मूला क्या होता है, देखिए ऊपर हम लिखते हैं आर बराबर देखिए फार्मूला होता है रो एल बटा ए होता है। ठीक नहीं, हम देखिए रो पूछा है तो रो हम का फार्मूला बना लेते हैं। यहाँ से देखिए रो बराबर क्या हो जाएगा आर ए बटा एल हो जाएगा। ठीक ना, रो का फार्मूला हो जाएगा आर ए बटा एल। तो यहाँ से हम रो ऑफ ए निकाल लेते हैं। रो ऑफ ए तार का जो है हम रो यानी कि प्रतिरोधकता निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा आर ए गुना एल, आर ए बटा एल हो जाएगा। ठीक है ना, आर देखिए हमको कितना दिया हुआ है तो 0.5 ओम दिया हुआ है और ए तो हमको ए ही है बटा इसका लंबाई देखिए एल ही है। ठीक, अब देखिए हम इसका भी निकाल लेते हैं, इसका भी रो निकाल लेते हैं रो ऑफ बी यानी इसका भी प्रतिरोधकता निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा तो आर ए बटा एल, देखिए इसका आर कितना दिया हुआ है तो 2 ओम दिया हुआ है तो 2 ओम इंटू ए तो इसका भी ए ही है, यानी कि दोनों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान है। इसका लंबाई कितना दिया हुआ है तो 4 एल दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इसको हम काटेंगे तो 2 दूनी 4 यानी एक ही निकल जाएगा, ये निकल जाएगा आपको ए बटा 2 एल निकलेगा। ठीक, ए बटा 12 इसका निकलेगा प्रतिरोधकता तार बी का। ठीक, अब तार ए का देखिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा नीचे दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी ये क्या निकला तो ये निकला आपको ए बटा 12 निकला। ठीक नहीं, यानी कि दोनों का अनुपात जो है समान है, यानी कि ए अनुपात बी यानी कि ए बटा बी क्या हो जाएगा तो ये देखिए इसको भी सेम है तो यानी दोनों अनुपात कट जाएगा, यानी कि ए बटा बी क्या जाएगा 1 अनुपात 1 हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, यानी कि इसका अनुपात कितना होगा तो 1 होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ठीक, देखिए सबसे पहले ऑक्सीजन का हम परमाणु क्रमांक जानते हैं क्या होता है। देखिए ऑक्सीजन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है तो 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालेंगे तो देखिए क्या निकलेगा, पहला कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद देखिए कितना बचा है मेरे पास तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा कोश में 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो हमसे बाह्यतम कोश तो यही हुआ, तो बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होगा। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश डैश यानी कौन सा कोश होगा, देखिए सबसे पहला कोश होता है के और दूसरा कोश होता है एल, उसके बाद देखिए आगे जाते रहता है एम एन आगे तक जाते रहता है। ठीक ना, 7 कोश होता है टोटल। तो पहला कोश में 2 है और दूसरा कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है और ये जो है दूसरा कोश यही आपको अंतिम कोश दिया हुआ है। ठीक है, तो अंतिम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन या बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बाह्यतम कोश में कितना 6 इलेक्ट्रॉन है और ये किस कोश का है तो ये एल कोश का है जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है एल और 6 इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि समान लंबाई और समान मोटाई वाले 3 तार ए बी सी के प्रतिरोध क्रमशः 1 और 0.5 ओम और 0.25 ओम में दिया हुआ है तो उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी। ठीक, यानी कि उसके प्रतिरोधकता का अनुपात पूछा है। तो समान लंबाई और समान मोटाई के 3 तार है। ठीक, तो देखिए एक तार है ए और एक तार है बी और एक तार है सी। अभी तुरंत प्रतिरोधकता का हम फार्मूला निकाले थे, प्रतिरोधकता बराबर आर ए बटा एल होता है। तो ये तीनों का प्रतिरोधकता वही हो जाएगा, खाली जो यहाँ पर आपको आर की जगह अलग अलग हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ देख लेते हैं हम क्या उसकी प्रतिरोधकता का अनुपात हमसे पूछा है। देखिए रो ऑफ ए अनुपात रो ऑफ बी अनुपात
रो ऑफ सी हो जाएगा। देखिए रो ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो आर की जगह इसमें हम लिखेंगे 1 ओम, ए के बारे में, तो 1 गुना ए तो 1 हो जाएगा, यानी ए बटा एल हो जाएगा इसका रेशुओ। अब देखिए रो ऑफ बी, रो ऑफ बी क्या हो जाएगा, देखिए आर की जगह हो जाएगा 0.5 ओम, तो 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं। तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, तो ए तो वही है और एल भी वही होगा क्योंकि दोनों सबका बराबर ही है, बटा एल हो जाएगा। जब इसका फिर रो ऑफ सी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर ए, तो यहाँ आर की जगह 0.25, तो 0.25 को लिख सकते हैं 1/4 इंटू ए इंटू एल। देखिए जो कटने वाला है उसको काट देते हैं, ए भी कट जाएगा सारा से, ए कट गया। उसके बाद देखिए एल भी कट जाएगा, यहाँ एल होगा तो एल भी कट जाएगा। अब देखिए नहीं कटेगा, कोई नहीं कटेगा। देखिए यहाँ देखिए क्या क्या अनुपात बच गया, 1:1/2 अनुपात 1/4। तो अनुपात को ऐसे नहीं रखा जाता है, इसको देखिए सीधा किया जाता है। तो सीधा करेंगे देखिए दोनों का एलसीएम लिखेंगे नीचे वाला को, तो 2 और 4 का एलसीएम 2 होता है और सारा एलसीएम से इसको गुना कर देंगे। तो इसको एलसीएम से गुना करेंगे 1 में तो 4 हो जाएगा अनुपात। जब 1/2 को हम 4 से गुना करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो 2 हो जाएगा इसका। अब देखिए 1/4 करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 4:2:1 हो जाएगा, जो कि कुछ ऑप्शन दिया तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका जो है प्रतिरोधकता का अनुपात क्या होगा, 4:2:1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी अगर 15 सेंटीमीटर है तो नई क्रांतिकीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए इसकी वक्रता केंद्र परिस्थिति का इसका वक्रता त्रिज्या क्या होगा। ठीक, ये कोई भी उत्तल दर्पण है, ठीक ना, तो उत्तल दर्पण जो है इसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर की। उत्तल दर्पण का जो होता है फोकस दूरी ये पॉजिटिव में होता है, इसका पॉजिटिव में होगा, इसका वैल्यू यानी कि प्लस 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है फोकस दूरी। और हमसे वक्रता त्रिज्या पूछा, यानी कि आर का वैल्यू पूछा। देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो ये आपको फोकस दूरी का दुगुना होता है। ठीक, तो फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या जाएगा, 15 गुना 2 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, तो ये 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि आपको प्लस में होगा क्योंकि देखिए उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आज का अंतिम प्रश्न था। आई होप सभी को सारा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, सारा प्रश्न एक एक करके। और जो भी प्रश्न में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और पिछला वीडियो के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ, और चैनल पर भी एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ पर भी सारा वीडियो को अरेंज कर दिया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।